स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडी अथवा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एंटीबॉडी के बारे में इसके पहले भी हम कई लेक्चर में आपको समझा चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे एंटीबॉडी अथवा इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है। एग्जाम में कभी कभी केवल एंटीबॉडी अथवा इम्यूनोग्लोब्यूलिन के बारे में ही पूछ देता है, कभी कभी तो केवल शार्ट नोट पूछता है कि एंटीबॉडी क्या है, इसे ही समझाइए। लेकिन कभी कभी तो हम देख रहे हैं कि पूछा है एंटीबॉडी क्या है और इसके कितने टाइप हैं उन्हें भी बताइए तथा उनके कार्य क्या हैं वो भी समझाइए। तो इस लेक्चर में तो हम केवल एंटीबॉडी अथवा इम्यूनोग्लोब्यूलिन के बारे में ही विस्तार से समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बता देंगे इसके कितने टाइप हैं और उनके क्या क्या काम है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंटीबॉडी है कौन चीज। दोस्तों, जब हमारी शरीर के ऊपर कोई पैथोजन अटैक करता है तो हमारी शरीर के अंदर एक तरह की प्रोटीन बनती है जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है या इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। अब यह एंटीबॉडी बनती कहाँ पर है? तो यह बी सेल या बी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर बनती है या फिर जो है प्लाज्मा सेल के द्वारा बनाई जाती है। कब बनती है? जब हमारे शरीर के ऊपर कोई पैथोजन जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फंगस अटैक करता है तब बनती है। तो अब लिखना कैसे है ये देखिए। सबसे पहले आप एग्जाम में हेडिंग डाल देंगे एंटीबॉडी अथवा इम्यूनोग्लोब्यूलिन और उसके नीचे लिख देंगे एंटीबॉडी आर प्रोटीन, यानी कि एंटीबॉडी एक क्या है? प्रोटीन है दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी, जो हमारी शरीर को सुरक्षित करती है, हमारी शरीर को का प्रोटेक्शन करती है, हमारी शरीर को सुरक्षा देती है। व्हेन, कब सुरक्षा देती है? एन अनवांटेड सब्सटेंस, जब कोई अनवांटेड पदार्थ इंटर इन द बॉडी, जब हमारी शरीर में कोई अनवांटेड सब्सटेंस एंट्री कर जाता है। अनवांटेड सब्सटेंस का मतलब ऐसा पदार्थ जिसकी हमारी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, वह हमें नुकसान पहुंचाते हों। आगे लिख देंगे एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय बी सेल। मैंने अभी बताया है कि एंटीबॉडी बी सेल के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। और आगे देखिए एंड बाइंड टू अनवांटेड सब्सटेंस, और जो अनवांटेड सब्सटेंस है जैसे कि कोई पैथोजन है उन्हें बाइंड कर लेती है, बांध लेती है टू इलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, और हमारी बॉडी से उन्हें सफाया कर देती है। नीचे लिख देंगे एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन, यानी कि एंटीबॉडी ही इम्यूनोग्लोब्यूलिन होती हैं। विच आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, जो हमारी शरीर में बनती हैं इन रिस्पांस टू एंटीजन, यानी एंटीजन के रिस्पांस में। जब कोई एंटीजन हमारी शरीर के अंदर एंट्री करता है तो यह एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन बनता है। एंटीजन के अलावा क्या हो सकता है? फॉरेन पार्टिकल्स, कोई बाहरी पदार्थ भी हो सकता है। फॉरेन पार्टिकल का मतलब कोई बाहरी पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर का नहीं है और हमारी शरीर में इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। एक लाइन आप नीचे दिखा देंगे ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन बट ऑल इम्यूनोग्लोब्यूलिन आर नॉट एंटीबॉडी, मतलब सभी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन हो सकती हैं लेकिन सभी इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें एक छोटा सा अंतर पाया जाता है। वह क्या है? नीचे आप दिखा देंगे। देखिए इम्यूनोग्लोब्यूलिन हैज ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन के पास क्या होती है? ट्रांस मेम्ब्रेन होती है। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होती है विच इज अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बी सेल, यानी कि जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है उसके पास ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन पाया जाता है विच इज अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बी सेल, जो बी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच कराती है। किसके पास पाई जाती है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन के पास क्या पाई जाती है? ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन पाई जाती है, जो एक प्रकार की मेम्ब्रेन है या प्रोटीन है, और यही प्रोटीन इम्यूनोग्लोब्यूलिन को बी सेल से अटैच करवाती है। तो थोड़ा सा अंतर होता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन में ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन पाया जाता है जबकि एंटीबॉडी में नहीं पाया जाता है। अब देखिए हेडिंग डाल देंगे लोकेशन एंड फॉर्मेशन। पहले तो आपने दिखाया कि एंटीबॉडी अथवा इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है, तो इतना आप समझा देंगे। इसके बाद लिखेंगे लोकेशन एंड फॉर्मेशन। तो अभी हमने बताया है कि जो एंटीबॉडी होती है वह या तो बी सेल के ऊपर पाई जाती है चिपकी हुई, या फिर ब्लड में फ्लो करती हुई पाई जाती है। ब्लड में फ्लो करते हुए विभिन्न प्रकार के पैथोजन को
किल करने का काम करती है। तो ये तो हो गया इसका लोकेशन। अब इसके बाद बात आती है फार्मेशन की, यानी यह बनती कहाँ पर है। तो अभी हमने बताया है कि यह प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल के द्वारा बनाई जाती है या फिर जो है बी सेल के द्वारा बनाई जाती है। इसके पहले वाले लेक्चर में ये बनती कैसे हो पूरा हमने विस्तार से समझाया है। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि यह कैसे बनती है। तो अब देखिए इसी बात को आप लिख देंगे, द एंटीबॉडी में बाउंड टू सेल मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ पर छूट गया है, टू सेल मेम्ब्रेन ऑफ बी सेल, टू सेल मेम्ब्रेन ऑफ बी सेल, यानी कि एंटीबॉडी जो होती है वो बाउंड बंधी हुई पाई जाती है किससे, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बी सेल, यानी कि बी सेल के सेल मेम्ब्रेन से बंधी हुई पाई जा सकती है। और अथवा दे में रिमेन फ्री, अथवा ये फ्री भी हो सकती है ब्लड में। आगे फिर लिख देंगे, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट, यह बी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और प्लाज्मा सेल अथवा प्लाज्मा सेल के द्वारा भी बनाई जाती है। फार्मेशन की बात की जा रही है, तो ये बी सेल के द्वारा भी बनाई जाती है और प्लाज्मा सेल के द्वारा भी बनाई जाती है। बी लिम्फोसाइट गेट ट्रांसफर्ड इनटू प्लाज्मा सेल। अब आपको ये भी जानना है कि प्लाज्मा सेल बनती कैसे है, तो बी लिम्फोसाइट ही ट्रांसफर हो जाती है प्लाज्मा सेल में। अब देखिए हेडिंग डाल देंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आप सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर कैसे लिखना है वो भी बता देते हैं। तो देखिए ये देखिए एंटीबॉडी अथवा इम्यूनोग्लोब्यूलिन की संरचना है। इसमें देखिए 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। यहाँ पर देखिए आप दिखा देंगे, ये हैवी चेन है, एक ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाली, और एक ये वाली, ये दोनों क्या है, हैवी चेन है। और एक यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, और एक ये दोनों लाइट चेन है। बाकी देखिए ये वाला जो रीजन जिसको हमने रेड कलर से डॉटेड किया हुआ है, ये जो है कांस्टेंट रीजन है, यानी कि जितने भी तरह की एंटीबॉडी होगी उसमें ये वाला रीजन कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और इसके बाद देखिए जो ये वाला रीजन है जो हमने ग्रीन कलर से डॉटेड किया हुआ है, यह है वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन का मतलब ये वाला जो पार्ट होता है एंटीबॉडी का वो बदलता रहता है, जिस तरह का एंटीजन आएगा उसी तरह से यह चेंज हो जाएगा। अभी देखिए इस तरह का दिख रहा है, ऐसे चौकोर दिख रहा है। मान लीजिए कोई एंटीजन आया इस तरह का, तो इसके अंदर इस तरह से फंस जाएगा, तो अभी यह इस तरह का है। अभी कोई गोल अगर एंटीजन है जो जिसका राउंड शेप है, तो यह अपने हिसाब से उसी तरह का ये इस तरह का चेंज कर लेगा, तो इस तरह से आकर इसमें फंस जाएगा। ये जो वेरिएबल रीजन है वो इस तरह का बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और उसमें आकर के एंटीजन फंस जाएगा। तो यह वेरिएबल रीजन है, जिस तरह का एंटीजन होता है उसी तरह से यह चेंज होता रहता है, लेकिन जो कांस्टेंट रीजन है वह समान रहता है, हमेशा एक ही जैसा रहता है, वह चेंज नहीं होता है। और जो देखिए नीचे वाला पोर्शन है ये सेल से जुड़ा होता है, यानी बी सेल से जुड़ा होता है। और ये ऊपर देखिए एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर लिखा गया है एंटीजन बाइंडिंग साइट, यह जो है एंटीजन को बांधने का काम करता है। बाकी लाइट चेन हैवी चेन हमने बता ही दिया है। ये दोनों जो हैवी चेन है ये आपस में डाई सल्फाइड बांड से जुड़े होते हैं, और हैवी चेन से लाइट चेन भी डाई सल्फाइड बांड से जुड़ी होती हैं। अब इसमें लिखना कैसे है, तो देखिए नीचे समझ लीजिए, स्ट्रक्चर हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे, एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ 4 पेप्टाइड चेन। यह 4 पेप्टाइड यानी 4 पेप्टाइड चेन से बनी होती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं 1 2 3 4 पेप्टाइड चेन से बनी होती हैं। 2 स्मॉल चेन कॉल्ड लाइट चेन, यानी 2 छोटी छोटी चेन होती हैं जिन्हें आप लाइट चेन कहेंगे। एंड 2 लार्जर, 2 बड़ी बड़ी हैं, कॉल्ड हैवी चेन, आप इन्हें हैवी चेन कहेंगे। हेंस इसलिए एन एंटीबॉडी, एंड नहीं एन रहेगा, एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2, रिप्रेजेंटेड एज H2L2। H2 का मतलब 2 हैवी चेन और L2 का मतलब 2 लाइट चेन। H का मतलब हैवी, L का मतलब लाइट। आगे लिख देंगे, द हैवी चेन हैव लार्जर नंबर ऑफ अमीनो एसिड, यानी जो हैवी चेन है उसमें लार्जर नंबर यानी बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, व्हाइल लाइट चेन हैव स्मॉलर नंबर ऑफ अमीनो एसिड, जबकि जो लाइट चेन होती है उसके पास कम अमीनो एसिड होते हैं।
आगे देखिए क्या लिखेंगे, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय बी लिम्फोसाइट, यह बी लिम्फोसाइट के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है, बनाई जाती है। एंड मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज आर फाउंड, और मिलियंस नंबर में एंटीबॉडी पाई जाती है। आगे फिर देखिए क्या है, ईच विथ डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस, यानी कि मिलियंस जो पाई जाती हैं उसमें जो प्रत्येक एंटीबॉडी होता है उसका जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वह डिफरेंट होता है, अलग अमीनो एसिड अलग अलग सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। एंड डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट, और सभी जो एंटीबॉडी होती हैं उनमें जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वो भी डिफरेंट होते हैं। अभी आपने सुना कि उसका जो अमीनो एसिड से बने होते हैं एंटीबॉडी, उसका सीक्वेंस भी डिफरेंट होता है और एंटीजन बाइंडिंग साइट भी डिफरेंट होती है। अभी देखिए आप एंटीजन बाइंडिंग साइट इस तरह का देख रहे हैं, कुछ अलग तरह का भी हो सकती हैं, गोल हो सकती हैं, ऐसे त्रिकोना भी हो सकती हैं, तो कई तरह की एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं। आगे देखिए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन कंस्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ प्रोटीन और ब्लड। देखिए जो ब्लड में टोटल प्रोटीन होती है उसमें 20% केवल इम्यूनोग्लोब्यूलिन अथवा एंटीबॉडी ही पाई जाती है। आगे फिर लिखेंगे, ईच लाइट चेन कंटेन अबाउट 220 अमीनो एसिड, यानी कि प्रत्येक लाइट चेन के अंदर 220 अमीनो एसिड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसका जो मालिकुलर वेट है वो 25,000 डाल्टन, 25,000 डाल्टन इसका मालिकुलर वेट है। फेयर एज, जबकि ईच हैवी चेन, जो प्रत्येक बड़ी वाली चेन होती है, कंटेन 440 अमीनो एसिड, इसके अंदर 440 अमीनो एसिड होते हैं। एंड 50,000 डाल्टन मालिकुलर वेट, और इसका मालिकुलर वेट 50,000 डाल्टन होता है। आप देख रहे हैं कि लाइट चेन का दूना हैवी चेन, यानी लाइट चेन के अंदर 220 अमीनो एसिड, तो हैवी चेन के अंदर 440 अमीनो एसिड। और लाइट चेन का मालिकुलर वेट आप देख रहे हैं 25,000 डाल्टन है, तो हैवी चेन का मालिकुलर वेट 50,000 डाल्टन है, उसी का दूना है, आपको याद करने में आसानी है। आगे फिर देखिए, ईच लाइट चेन बाउंड टू हैवी चेन, यानी कि प्रत्येक लाइट चेन हैवी चेन से बंधी होती है, प्रत्येक लाइट चेन हैवी चेन से बंधी होती है विथ डाइसल्फाइड बॉन्ड, किसके द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा बंधी होती है। तो आप इस तरह से लिख देंगे और बिल्कुल जैसे मैंने फिगर बनाया हुआ है ऐसे आप एग्जाम में फिगर भी बना देंगे। बाकी इसके अब टाइप कितने हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन के कितने प्रकार हैं, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।